बहुत समय पहले की बात है जब एक भूत और एक चुड़ैल दोनों हमेशा साथ घुमा करते थे। वो दोनों मरने से पहले पति पत्नी थे और दोनों की मौत दिवाली वाले दिन एक एक्सीडेंट में हो गई थी। मरने के बाद दोनों भूत और चुड़ैल बन गए और यहाँ से वहाँ भटकने लगे। उनको एक जगह रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनको मरने से पहले भी घूमने का बहुत शौक था और मरने के बाद भी उनको घूमने का उतना ही शौक था। एक दिन वो हमेशा की तरह कोई नई जगह घूम रहे थे, पर उनको वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था। यहाँ कितनी शांति है, दिवाली आने वाली है और इतनी शांति, बड़ी अजीब बात है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। दिवाली से 1 महीना पहले लोग उसकी तैयारी में लग जाते हैं, पर यहाँ तो लग ही नहीं रहा कि 10 दिन बाद दिवाली है। तभी वहाँ उनको कुछ गरीब बच्चे मिट्टी में खेलते दिखते हैं। उसके बाद वो दोनों भूत और चुड़ैल पूरे गांव में घूमते हैं और उनको गांव की हालत देखकर समझ आ जाता है कि यहाँ आखिर दिवाली के मौके पर भी इतनी शांति क्यों है। यहाँ तो बहुत ही गरीबी है। हाँ, सभी लोग बस अपना मेहनत में लगे और बच्चे खेल में। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम इस बार इन बच्चों की दिवाली को यादगार बना दे। पर वो कैसे? यहाँ कोई खाली जगह पटाखे की दुकान खोलकर हम बच्चों को फ्री में पटाखे देंगे और सोचो ये बच्चे कितने खुश हो जाएंगे। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, पर हमारे पास उसके लिए पटाखे भी तो होने चाहिए। तो चलो पहले हम कहीं से पटाखों का इंतजाम करते हैं। बस फिर दोनों भूत और चुड़ैल निकल पड़ते हैं पटाखों की तलाश में। उनको फिर आसपास कुछ छोटी मोटी पटाखे की दुकान दिखती है और भूत वहाँ से पटाखे चुराने के लिए बोलता है। नहीं नहीं, हम इन गरीब दुकानदारों के पटाखे नहीं लेंगे। ये भी बेचारे 2 पैसे कमाने बैठे हैं। अगर हम इनके पटाखे चुरा लेंगे तो इनको तो नुकसान हो जाएगा। अरे तो फिर हम पटाखे लाए कहाँ से? चलो मेरे साथ, मुझे पता है हमें पटाखे कहाँ से लेने हैं और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। चुड़ैल उस भूत को अपने साथ दूर एक जगह लेकर जाती है जहाँ पटाखों की बहुत ही बड़ी फैक्ट्री होती है। उस फैक्ट्री में चारों तरफ बस पटाखे ही पटाखे बन रहे होते हैं। ये वो जगह है जहाँ से हम अगर कुछ पटाखे चुरा भी लेंगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो फिर जल्दी करो, किस बात का इंतजार है? दोनों चुड़ैल भूत फिर वहाँ से ढेर सारे पटाखे चुरा कर उस गाँव में ले आते हैं और एक खाली पड़ी जगह पर पटाखे की दुकान खोल लेते हैं। अब हमको अपना अपना भेष बदलना होगा, वरना हमें देखकर सब डर कर भाग जाएंगे। हाँ, सही कहा तुमने। दोनों जादू से अपना अपना भेष बदल कर आम लोगों की तरह बन जाते हैं। उसके बाद वो दुकान में अच्छे से पटाखे सजाने लगते हैं और दुकान के बाहर एक बोर्ड भी लगा देते हैं जिस पर लिखा होता है पटाखे की दुकान। अब उनको ग्राहक के आने का इंतजार रहता है। धीरे धीरे करके अब वहाँ लोग आना शुरू हो जाते हैं और सबसे ज्यादा बच्चे। अरे भैया, ये हमारे गांव में पटाखे की दुकान कब खुल गई? अरे वाह, अब तो हम भी पटाखे खरीदेंगे और दिवाली मनाएंगे। हाँ चुन्नू, चल मम्मी से पैसे लेकर आते हैं। सब लोग दूर से ही पटाखे की दुकान देखते रहते हैं, पर किसी की भी हिम्मत उस दुकान पर जाने की नहीं होती। वहाँ सब लोग इतने गरीब होते हैं कि खाने को मिल जाए उनके लिए वही बहुत होता है। पटाखे खरीदना तो उनके लिए सपने से कम नहीं था। पर उनमें से चुन्नू और मीना अपने घर पटाखे के लिए पैसे लेने जाते हैं। जब वो अपनी माँ को पटाखे की दुकान के बारे में बताते हैं तो पहले तो उनकी माँ बड़ी हैरान होती है, पर फिर वो बच्चों को डांट कर भगा देती है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। बेचारे बच्चे उदास मुंह लेकर वापस उस पटाखे की दुकान के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और दूर से ही पटाखे देखकर खुश हो रहे होते हैं। अरे ये लोग तो दूर से ही देखे जा रहे हैं, आखिर ये दुकान पर आ क्यों नहीं रहे? अरे कैसे आएंगे, उनके पास पैसे नहीं होंगे ना पटाखे के लिए, तो फिर कैसे आएंगे? देखो, अगर हमने इनको मुफ्त में पटाखे बांटना शुरू कर दिया तो इन लोगों को हम पर शक हो जाएगा। तो हमें अब कुछ और ही सोचना पड़ेगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। दोनों बहुत देर तक यही सोचते रहते हैं और फिर चुड़ैल को एक आइडिया आता है। क्यों ना हम एक खेल खेलें? हम गत्ते से गोल चक्र बनाते हैं और फिर उस पर हम एक जगह पटाखा और बाकी जगह पैसे पैसे लिख देंगे। फिर हम बच्चों को वो गोल चक्र घुमाने को बोलेंगे। एरो अगर पटाखे पर रुका तो उसे मुफ्त में पटाखे मिल जाएंगे, वरना उसे पैसे देकर खरीदना पड़ेगा। अरे पर बस एक जगह पटाखा लिखेंगे तो किसी की भी नजर उस पर कैसे रुकेगी? ज्यादा तो पैसे लिखे हुए पर ही रुकेगा ना, और यहाँ पैसे तो कोई देगा ही नहीं ना। भूल गए क्या कि हम भूत और चुड़ैल हैं? एरो कहाँ रुकेगा, वो हमारे हाथ में है, समझे? मैं तो सच में। बस फिर दोनों यही तरकीब लगाकर एक गोल चक्र बना लेते हैं और बच्चों को उसे खेलने के लिए बुलाते हैं। बच्चे और बड़े ये सुनते ही बड़े खुश हो जाते हैं और फिर एक एक करके वो अपनी किस्मत आजमाने चल पड़ते हैं। क्या ये गोल चक्र घुमाने के आप हमसे पैसे लोगे? नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं, एकदम मुफ्त। चलो आओ, जल्दी से चक्र घुमाओ। मीना उस गोल चक्र को घुमाती है और एरो जैसे ही पैसे पर आकर रुकने वाला होता है कि भूत जादू से उसे पटाखे पर कर देता है। मीना खुशी से उछल पड़ती है और वहाँ खड़े सारे बच्चे ताली बजाने लगते हैं।
अरे वाह, इस छोटी बच्ची की किस्मत तो बड़ी तेज है। आओ बच्ची, ये लो पटाखे और दिवाली पर खूब जलाना। मीना पटाखे लेकर बड़ी खुश होती है। आखिर जिंदगी में पहली बार उसको पटाखे मिले होते हैं। मीना को देख अब बाकी बच्चे भी एक एक करके गोल चक्र घुमाने आते हैं और हर किसी का एरो पटाखे पर ही आकर रुकता है। भूत चुड़ैल पूरा दिन बच्चों को मुफ्त में पटाखे बांटते हैं। पूरे गांव में पटाखे की दुकान की चर्चा होने लगती है। हर जगह बस उनका ही नाम होता है। रात तक गांव के जाने कितने लोग गेम खेलकर मुफ्त के पटाखे जीत जाते हैं। उसके बाद भी लोगों का आना बंद नहीं हो रहा होता। अरे अब तो रात हो गई, हमें जाना चाहिए। हम इतनी देर रात तक अपना भेष बदल कर नहीं रह सकते। इनके सामने अगर हमारा असली भूत और चुड़ैल का रूप आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक कहती हो तुम। मैं दुकान बंद करता हूँ और इनको कल आने को कहता हूँ। सब लोग भीड़ लगाकर खड़े होते हैं और फिर राजू उनको अगले दिन आने को बोलता है। देखिए बहुत रात हो गई है, अब हमको दुकान बंद करनी पड़ेगी। अब हम कल सुबह दुकान खोलेंगे, आप लोग कल आना। अरे भैया, तो कल भी तो ऐसे ही गेम खिलाओगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम सब चिंता मत करो और बस अब कल आना। ठीक है भैया, हम कल आते हैं। सबके जाने के बाद रामबती और राजू अपने भूत और चुड़ैल के रूप में आ जाते हैं। आज तो हमने काफी पटाखे बांट दिए, अब हमारे पास कल के लिए ज्यादा पटाखे नहीं बचे। तो कोई बात नहीं, हम फिर से उसी फैक्ट्री से कुछ पटाखे उठा लाते हैं। हमें बस इस बार गांव की दिवाली धूमधाम से मनवानी है। हाँ बस उस रात भी दोनों भूत और चुड़ैल उस फैक्ट्री से पटाखे उठाकर अपनी दुकान में लेकर रख लेते हैं। अगले दिन वो फिर से रामबती और राजू के भेष में आकर गांव वालों को खेल खेल में ढेरों पटाखे बांट देते हैं। हर रोज गांव वाले आकर खूब सारे पटाखे जीत कर ले जाते हैं और किसी को भी शक नहीं होता कि पटाखे की दुकान किसी भूत और चुड़ैल की है। ऐसे ही करते करते अब गांव के हर घर में पटाखे होते हैं और सबको दिवाली का बेसब्री से इंतजार रहता है। कुछ दिनों बाद दिवाली आ जाती है। बच्चे सुबह से पटाखे के डिब्बों पर नजर लगाए रहते हैं। हर घर में खुशियां ही खुशियां और दिवाली की तैयारी चल रही होती है। पहली बार गांव में दिवाली की रौनक देखने को मिल रही होती है। ये सब देख दुकान में बैठे रामबती और राजू बड़े ही खुश होते हैं। आखिरकार हमने वो कर दिखाया जो हम चाहते थे। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारा काम हो गया। हाँ चलना तो चाहिए, पर मैं यहाँ रुककर इनकी दिवाली देखना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि इन बच्चों के चेहरे पर इन पटाखों को जलाकर कैसी खुशी आएगी। हाँ ये तो तुमने सही कहा, ये तो मैं भी देखना चाहूंगी। बस फिर शाम हो जाती है और हर घर में दिए जले होते हैं। बच्चे पूजा करने के बाद घरों के बाहर अपने अपने डिब्बे लेकर आते हैं। आओ आओ सब बच्चे आ जाओ, सब मिलकर पटाखे जलाएंगे, बड़ा मजा आएगा। सब बच्चे बाहर आ जाते हैं और अपने अपने पटाखे जलाने लगते हैं। हर तरफ पटाखे ही पटाखे जल रहे होते हैं और बच्चों के चिल्लाने की खुशी सुनाई पड़ रही होती है। हर तरफ बस खुशी ही खुशी होती है, जिसे देख रामबती और राजू के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसी दिवाली तो मैंने पहली बार देखी है और सच में ये दिवाली मेरी सबसे अच्छी और यादगार दिवाली है। सच कहती हो तुम, ये दिवाली कुछ अलग ही है। दूसरों की खुशी में जो खुशी मिलती है उसका कोई जवाब नहीं। रामबती और राजू दूर खड़े सबको दिवाली मनाते देख ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास गांव के कुछ लोग मिठाई लेकर आते हैं। आज तुम्हारी वजह से हमारे गांव में हम दिवाली मना पा रहे हैं। हमारे गांव के बच्चों ने तो कभी पटाखे देखे भी नहीं थे। सच में जो आपने किया वो कोई नहीं करता। कितने ढेरों पटाखे आपने मुफ्त में बांट दिए। अरे बस ये तो आप लोगों की खुशी के आगे कुछ भी नहीं है। तो बस फिर ये मिठाई हमारी तरफ से आप लोग स्वीकार कर लो तो हमें बड़ी खुशी होगी। राजू और रामबती वो मिठाई ले लेते हैं और बड़े खुश होते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। पर हर साल वो उस गांव में अपनी पटाखे की दुकान खोलकर बच्चों को मुफ्त पटाखे बांटते। एक बार की बात है, दिल्ली नाम के शहर में रानी अपनी माँ रोहिणी और पिता प्रीतम के साथ रहती थी। एक दिन रानी रोहिणी से बोलती है, माँ क्या हम लोगों का कोई गांव नहीं है क्या? जब देखो हम यहीं पड़े रहते हैं। मेरी सारी सहेलियाँ छुट्टियों में गांव घूम कर आती हैं। इससे पहले रोहिणी कुछ बोलती, वहाँ प्रीतम आ जाता है और कहता है, क्यों नहीं बेटी, हम लोगों का भी गांव है और वहाँ पर हमारी जमीनें और मकान भी हैं। लेकिन तुम्हारे दादा और दादी की मौत के बाद हम कभी वहाँ नहीं गए। प्रीतम की बात सुनकर रानी बोलती है, तो पिताजी इस बार मुझे ले चलिए ना गांव। मुझे गांव देखना है और अपनी सारी सहेलियों को भी बताना है कि हमारा भी गांव है। रानी की बात मानकर प्रीतम गांव जाने की टिकट करा लेता है और फिर वो तीनों गांव के लिए ट्रेन में बैठकर चल पड़ते हैं। रानी ट्रेन में बैठकर बहुत खुश होती है। वाह माँ, मजा आ गया। ट्रेन इतनी अच्छी होती है,
मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन रानी की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह पाई। थोड़ी ही देर में ट्रेन पर सामान बेचने वाले आने लगे और तरह तरह की आवाजें लगाने लगे। चने जोर गरम गरम ले लो बाबू, चने जोर गरम, चने जोर गरम ले लो बाबू, चने जोर गरम, चने वाला, चने वाला, चने वाला आया, चने वाला। इन सब की आवाजें सुनकर रानी परेशान हो जाती है और रोहिणी से बोलती है, माँ ये सब क्या है और ये लोग कहाँ से आ गए हैं? इन्होंने तो ट्रेन में बैठना भी मुश्किल कर दिया है। कितना शोर है यहाँ। रानी की बात सुनकर रोहिणी और प्रीतम हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, मेरी रानी बेटी, इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होते। ये सब तो ट्रेन में होता रहता है, समझी? फिर रानी वहाँ से चली जाती है और ट्रेन के दरवाजे के पास चली जाती है। रात का समय था। ट्रेन के दरवाजे पर ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तभी रानी को लगता है जैसे कोई उसका पैर खींच रहा है। रानी डर जाती है और पीछे हो जाती है। ये क्या था? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई मेरा पैर खींच रहा है? तभी उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ती है। उसके पैरों से उसकी चप्पल जा चुकी थी। ये देखकर रानी बहुत घबरा जाती है और रोहिणी और प्रीतम के पास जाकर उन्हें पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर प्रीतम बोलता है, अरे तुम डरो मत बेटी, ट्रेन में कई बार ऐसा लगता है तुम दरवाजे के ज्यादा पास चली गई होगी। फिर रानी डरते डरते ट्रेन में सो जाती है और अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी ट्रेन उसके गांव वाले रेलवे स्टेशन पर खड़ी होती है। प्रीतम रानी से कहता है, उठ जाओ रानी बेटा, हम अपने गांव आ गए हैं। फिर प्रीतम, रानी और रोहिणी गांव में अपने घर के अंदर चले जाते हैं। घर बहुत ही बड़ा होता है। रानी घर को देखकर बहुत खुश होती है और प्रीतम और रोहिणी से बोलती है, पिताजी, अपना गांव का घर तो बहुत ही बड़ा है, शहर वाले घर से भी बड़ा। आप मुझे पहले क्यों यहाँ नहीं लाए? मैं अभी घर देखने जा रही हूँ। ऐसा कहकर रानी घर देखने के लिए चली जाती है। गांव का घर बहुत ही बड़ा होता है और उसमें कई कमरे होते हैं। रानी भी एक कमरे के अंदर जाती है। कमरा बहुत ही साफ सुथरा होता है। अरे वाह, कितना सुंदर कमरा है। मैं तो इसी कमरे में लेटूंगी, मजा आ जाएगा। अभी माँ और पापा को बताती हूँ। ऐसा कहकर रानी जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, उसे कमरे के बेड के नीचे कोई आवाज आती है। रानी कमरे के नीचे झांक कर देखती है तो उसे बेड के नीचे एक कंकाल दिखता है, जो उसे देखकर हंसने लगता है। रानी ये देखकर घबरा जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख की आवाज सुनकर प्रीतम और रोहिणी घबरा जाते हैं। अरे क्या हुआ? ये रानी इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? लगता है इसने कोई जानवर देख लिया है। ऐसा कहकर रोहिणी और प्रीतम रानी के कमरे की तरफ भागते हैं। प्रीतम रानी के पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ? क्या हुआ रानी बेटी? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? कोई जानवर देख लिया क्या? रानी घबराते हुए बेड की तरफ इशारा करने लगती है। प्रीतम और रोहिणी बेड के चारों तरफ और नीचे देखते हैं। रोहिणी रानी से बोलती है, अरे कुछ भी नहीं है यहाँ, क्यों घबरा रही हो? फिर रानी प्रीतम और रोहिणी को कंकाल वाली बात बताने लगती है। रानी की बात सुनकर प्रीतम हंसने लगता है और बोलता है, कंकाल। अरे रानी बेटी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम डरावनी फिल्में कम देखा करो। ऐसा कहकर प्रीतम वहाँ से चला जाता है। रानी भी खेलने में लग जाती है। रात के समय जब रानी सो रही होती है, तभी उसे ऐसा लगता है कोई उसके बालों में हाथ फेर रहा है। रानी घबरा कर उठती है। उसके सामने 3 कंकाल खड़े होते हैं, जो जोर जोर से उठ गई रानी बेटी। मजा आ जाएगा तुम्हें मार कर। ऐसा कहकर तीनों कंकाल रानी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रानी बेड से उतरकर भाग जाती है। मम्मी, पापा, बचाओ, ये कंकाल तो पीछे पड़ गए हैं, बचाओ मुझे, ये मार डालेंगे मुझे। रानी की चीखने की आवाज सुनकर प्रीतम और रोहिणी भी अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। रानी डर की वजह से पसीने में भीग जाती है। उसकी ये हालत देखकर प्रीतम कहता है, तुम इसको कमरे में लेकर जाओ रोहिणी, मैं जरा इसके कमरे में जाकर देखता हूँ क्या हो रहा है ये सब। रानी को लेकर रोहिणी कमरे में चली जाती है और प्रीतम रानी के कमरे में जाकर देखता है। ये सब क्या हो रहा है? कमरे में तो कोई भी नहीं है। ये रानी किसे देख देख कर घबरा रही है? ऐसा कहकर प्रीतम रानी के कमरे से निकल जाता है, लेकिन तीनों कंकाल रानी के कमरे की छत से चिपके हुए हंसने लगते हैं और बोलते हैं,
तू हमें इतनी जल्दी से नहीं मिल पाएगा प्रीतम। पहले तेरी बेटी को मारेंगे, फिर तुझे। प्रीतम रानी और रोहिणी के पास चला जाता है। रोहिणी प्रीतम से बोलती है, देखो जी, मुझे तो ये सब कोई भूत प्रेत का चक्कर लगता है। इससे पहले कोई और अनहोनी हो, या तो किसी तांत्रिक को बुला लो या फिर यहाँ से चलो। रोहिणी की बात मानकर अगली सुबह प्रीतम एक तांत्रिक को बुलाकर घर में लाता है। तांत्रिक घर में घूमते घूमते बोलता है, तुम इस जगह को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हारे परिवार के लिए खतरा साबित हो सकता है। इस जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तांत्रिक की बात सुनकर रोहिणी बोलती है, जो कुछ भी हो सच सच बताओ, क्या गड़बड़ है। रोहिणी की बात सुनकर तांत्रिक बोलता है, इस मकान में 3 मौतें हुई हैं, जिन्हें जलाया गया था। उन्हीं की आत्मा यहाँ भटक रही है। जो भी इस घर में रहेगा वो आत्मा उसे मार डालेगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। उन आत्माओं से मैं भी नहीं लड़ सकता। ऐसा मत कहो बाबा, मैं और मेरे परिवार को बचा लो, कुछ भी करो। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये सब मेरी पहुँच से दूर है। आप सब यहाँ से चले जाओ। मैं एक ताबीज दे रहा हूँ जो कि शायद आप लोगों की कुछ रक्षा कर सके। ऐसा कहकर तांत्रिक उन तीनों को ताबीज पहना देता है, लेकिन तभी वहाँ कंकाल आ जाते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, तांत्रिक, तेरे इन ताबीजों से कुछ नहीं होगा। आज इन तीनों की मौत मेरे हाथों पक्की है। शुरुआत तेरे से ही करता हूँ। तुम तीनों यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान बचाओ, नहीं तो ये तीनों राक्षस तुम्हें मार डालेंगे। कहाँ तक भागोगे तुम तीनों? आज तुम्हारी सबकी मौत हम तीनों के हाथों पक्की है। ऐसा कहकर कंकाल भी उनका पीछा करने लगते हैं। रानी, रोहिणी और प्रीतम भागते भागते एक ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी वो ट्रेन झटका मारकर रुक जाती है। प्रीतम झांक कर देखता है तो ट्रेन के आगे वही तीनों कंकाल खड़े होते हैं। एक कंकाल उन तीनों के पास आता है और बोलता है, कहाँ तक भागेगा रे प्रीतम? बचपन में भी तू हम तीनों को मार कर भाग गया था और अब भी भाग रहा है। कंकाल के मुंह से बचपन की बात सुनकर रोहिणी कंकाल से बोलती है, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये तो कभी गांव में रहे ही नहीं। कंकाल फिर रोहिणी को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर रोहिणी गुस्से में बोलती है, ये तो इसने बहुत गलत किया तुम लोगों के साथ, लेकिन इसकी गलती की सजा मेरी बेटी को क्यों? उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसे जाने दो, छोड़ दो उसे। रोहिणी की बात सुनकर कंकालों को रोहिणी और रानी पर दया आ जाती है और कंकाल बोलता है, ठीक है बहन, तुम और तुम्हारी बेटी यहाँ से चले जाओ, लेकिन इस दुष्ट को हम नहीं छोड़ेंगे। तुम जाओ यहाँ से। रोहिणी रानी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी प्रीतम बोलता है, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझसे गलती हो गई है रोहिणी, मुझे छोड़कर मत जाओ। और तीनों कंकाल प्रीतम को मार डालते हैं।